नमस्कार दोस्तों, सीमांत एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे नया विषय और नया विषय होगा हमारे पास भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल पढ़ेंगे और भारतीय भूगोल में जो हमारे पास चैप्टर होगा वो है नदी तंत्र। नदी तंत्र के ऊपर डिस्कस करेंगे और नदी तंत्र में हमें 2 यूनिट में नदियां पढ़नी होती है, जिनमें पहली यूनिट रहेगी हमारी हिमालयी नदी तंत्र। हिमालय में जिन नदियों का बहाव है, विस्तार है, उन नदियों को पढ़ना है। और दूसरी यूनिट में पढ़ना हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इन सभी नदियों को बारी बारी से पढ़ेंगे, जिनमें से हमारे पास आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे और सिंधु नदी तंत्र के बाद हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। उसके बाद हम आगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में एंटर करेंगे। यहाँ पर जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र में जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और जिन जिन पॉइंट से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है उन सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्या जानते हैं? पहले हम जानते हैं सिंधु नदी तंत्र। इसका पहले मैप देखते हैं। इस प्रकार से कुछ इसका मैप रहता है, ठीक है। जैसे ये सिंधु नदी हो जाएगी और इसकी एक अन्य सहायक नदी हो जाएगी, झेलम हो जाएगी, और इसकी दूसरी सहायक नदी चिनाब, ठीक है, इस प्रकार से। और रावी हो जाएगी इसकी अन्य सहायक नदी, और यहाँ पर इस तरीके से ब्यास हो जाएगी। और एक नदी आती है यहाँ से इस प्रकार से, जो कि कौन सी नदी है? सतलज नदी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पहले नदी की बात करें जिसका नाम है सिंधु नदी, इसका उद्गम स्थल होता है मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में पड़ती है, तिब्बत चीन में पड़ती है। और इसके बाद जो झेलम नदी है, झेलम नदी का उद्गम स्थल है बैरीनाग झील, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद है चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचला दर्रा, और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है रावी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रा भी कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल में पड़ता है। उसके बाद है ब्यास नदी, और ब्यास नदी का उद्गम स्थल है ब्यास कुंड, और ब्यास कुंड भी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद लास्ट नदी है इसकी सतलज नदी, और सतलज नदी जो निकलती है, ये निकलती है राकस या राक्षस ताल, और ये भी मानसरोवर के नजदीक है, जो कि तिब्बत चीन में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नदियां ध्यान रखेंगे। नदियां कैसे? सारी नदियां बहुत आसान है। पहले सिंधु नदी हो जाएगी, दूसरी झेलम, तीसरी चिनाब, चौथी रावी, ब्यास, सतलज। उद्गम स्थल क्या हो जाएंगे? पहली नदी और लास्ट नदी का उद्गम स्थल तिब्बत चीन में हो जाएगा, और उसके बाद जो झेलम है ये कहाँ पर हो जाएगी? जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है। और बाकी की जो 3 नदियां हैं इनका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश से होता है, ठीक है। इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से। और यहाँ पर जो सतलज नदी है, इस सतलज नदी की भारत में जो एंट्री होती है वो कहाँ से होती है? शिपकिला दर्रे से होती है, ठीक है। शिपकिला दर्रे से होती है, और ये शिपकिला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश और तिब्बत चीन का बॉर्डर साझा करता है ना। हिमाचल और इधर एचपी और इधर तिब्बत चीन पड़ता है। इनके मध्य कौन सा दर्रा पड़ता है? ये शिपकिला दर्रा। इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब इनकी थोड़ी सहायक नदियां देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें सिंधु नदी की, अगर हम सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें मैप के साथ, तो इसकी कौन कौन सी हो जाएगी, जिसमें एक तो यहाँ पर इस प्रकार से गलवान नदी आती है, और एक आती है श्योक नदी, और श्योक नदी पर आती है एक नुब्रा नदी। ठीक है, ये यहाँ पर सिंधु नदी पे मिल जाती है। जो पहली नदी है, पहली कौन सी हो जाएगी, गलवान नदी। और जो गलवान नदी है ये भारत और चीन का बॉर्डर बनाती है भाई, भारत और चीन का बॉर्डर बनाती है। यानी गलवान नदी के उधर को चीन ने ऑक्युपाइड कर रखा है, कुछ भारत का हिस्सा, और इस नदी से इधर को भारतीय सेना रहती है। उसके बाद यहाँ पर जो नदी है ये नदी हो जाएगी श्योक नदी, और ये नदी हो जाएगी नुब्रा नदी। ठीक है, ये नदी नुब्रा नदी हो जाएगी, और ये सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके आगे थोड़ा सा एक सिंधु नदी के किनारे एक शहर है, जिस शहर का नाम क्या है, लेह है। ठीक है, और लेह आप जानते हैं लद्दाख की कैपिटल है, और लेह की विशेषता क्या है, ये भारत का ऐसा स्थान है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यहां पर जो झेलम नदी है, झेलम नदी की एक और सहायक नदी है, जिस नदी को हम किस नाम से जानते हैं, जिस नदी को हम जानते हैं किशन गंगा के नाम से, किशन गंगा के नाम से जानते हैं। और ये जो किशन गंगा है, ये किशन गंगा भी पाक वर्सेस भारत का बॉर्डर निर्धारित करती है। यानी इस किशन गंगा के इधर में पीओके हो जाएगा, और किशन गंगा के इधर में भारत का क्षेत्र हो जाएगा। और इस किशन गंगा को पाक में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। जब तक ये भारतीय क्षेत्र में बहती है, भारत वाले जगहों में बहती है, तब तक किशन गंगा, और जैसे ये नदी एंटर करती है पाकिस्तान में, इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको बोला जाता है नीलम नदी। और यहाँ पर जो झेलम नदी है, झेलम नदी जब यहाँ से आती है वेरीनाग झील, और एक यहाँ पर दूसरी झील होती है शेषनाग झील है। ठीक है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। और जब ये यहाँ पर जो झेलम नदी नीचे बहते हुए आती है, तो ये एक झील का निर्माण करती है, जिसका नाम है वुलर झील। और वुलर झील में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण झेलम नदी करती है। तो ये तो कुछ इसके साथ अतिरिक्त जानकारी हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, ध्यान से देखेंगे। अब जितने भी पॉइंट आने वाले हैं, ये सब के सब एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कैसे, जिनमें जैसे यहां पर देखेंगे आप, जो सिंधु नदी और झेलम नदी है ना, ऊपर में सिंधु नदी, नीचे झेलम नदी, इनके बीच के स्थान को किस नाम से जाना जाता है। और यहां पर झेलम और चिनाव नदी के बीच को किस नाम से जाना जाता है, रावी और चिनाव और रावी के बीच को किस नाम से, और रावी और ब्यास को किस नाम से, ब्यास और सतलज को किस नाम से। इन पॉइंट को हमने देखना है, जिनको दोआब बोला जाता है, और 5 दोआब है। 5 दोआब से पंजाब का निर्माण होता है, और इन 5 दोआब के नाम क्या है, इन सबको हमने देखना है। जिसके साथ साथ हमने कुछ अन्य जानकारी भी यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, पहले हमने क्या समझना है, जैसे एक नदी ये है, एक नदी ये है, इनके बीच का जो भूभाग है, दो नदियों के बीच के भूभाग को क्या बोला जाता है, आब बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है, दो आब। क्या बोला जाता है, दो आब बोला जाता है ना। दो नदियों के बीच के भूभाग को क्या कहा जाता है, दो आब कहा जाता है। तो यहां पर एक तो हमारे पास सिंधु नदी प्लस झेलम नदी, इन दोनों नदियों के बीच को बोला जाता है सिंध दोआब। और झेलम प्लस चिनाव के बीच को बोला जाता है, इनके बीच को बोला जाता है चाच दोआब। और चिनाव प्लस
रावी के बीच को बोला जाता है रचना दोआब, और रावी प्लस ब्यास के बीच को बोला जाता है बारी दोआब। और ब्यास प्लस सतलज, सतलज के बीच में बोला जाता है, इनके बीच वाले स्थान को बोला जाएगा बिष्ट दोआब। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, 1 दोआब, 2 दोआब, 3 दोआब, 4 दोआब, और यहां पर हो जाएगा 5 दोआब। ठीक है, तो यानी 2 नदियों के बीच के स्थान को क्या बोला जाता है, दोआब बोला जाता है, और 5 नदियों के बीच में क्या बोला जाएगा, पंजाब बोला जाएगा। जो पंजाब का निर्माण है ये हो जाता है 5 प्लस आब। आब का मतलब हो जाएगा नदियों के बीच का भूभाग, और ये कैसे भूभाग है, जो कि 5 है, इन सब से मिलकर पंजाब का निर्माण हुआ है। इन सब से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, पंजाब का निर्माण हुआ है। अब हमारे पास एग्जाम की दृष्टि से और एक पॉइंट इसमें काम का रहता है कि जो ये सभी की सभी नदियां हैं, इन नदियों की पुराने नाम क्या है, ये भी एग्जाम में आते हैं। जिनमें जो सबसे पहली नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी, इसका जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम है इंडस नदी। उसके बाद हो जाएगी हमारे पास झेलम नदी, और झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्ता नदी। उसके बाद हो जाएगी चिनाव नदी, और चिनाव नदी का पुराना नाम हो जाएगा अश्किनी। उसके बाद हो जाएगी रावी का पुराना नाम हो जाएगा पुरुषणी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ब्यास नदी का पुराना नाम हो जाएगा बिपाशा। ठीक है, उसके बाद सतलज नदी का पुराना नाम हो जाएगा शतुर्दी। ठीक है, शतुर्दी। इस प्रकार से तो ये सभी नदियों के पुराने नाम है, ये नए नाम है सभी नदियों के। ठीक है, ये सभी के क्या हो जाएंगे, नए नाम हो जाएंगे। और एक पॉइंट आप ये ध्यान रखना, ऊपर की जो ये 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों का प्रयोग कौन सा देश करेगा, पाक करेगा, और नीचे की 3 नदियों का प्रयोग कौन करेगा, भारत करेगा। और ये भारत और पाक के बीच की जो संधि है ये कब हुई है, 1960 में होती है, भारत और पाक का सिंधु जल समझौता। ठीक है।